फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखो तुम्हारे जो ये 5000 प्लस वाली सीरीज है इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है सभी के लिए ये सीरीज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें जो है मोस्टली हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डिस्कस करे हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे का जो पेपर आप लोगों का 2025 में हुआ है। 28 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था ये पेपर, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, है ना। तो उसके क्वेश्चंस मैंने डिस्कस वैसे करे हुए थे पर इस सीरीज़ में डिस्कस नहीं करे। तो आज जो है इस सीरीज़ में हम जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं। ओके, तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। और बच्चों जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है चाहे स्टेट का है सेंट्रल लेवल का है सभी के लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो बच्चों आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पर भी विजिट कर सकते हो। ओके, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो अभी तुम देखो क्वेश्चंस। ओके, तो आज के जो इस सीरीज़ में हमने क्वेश्चंस है तो ये हमारा रेलवे का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस है ना। तो देखो व्हाट इज़ द ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू ड्रॉ इमेज फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप से देखो क्या कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप के थ्रू जो इमेज ड्रॉ करी जा रही है ना, तो वो ऑप्टिकल डिवाइस है वो तुमने बताना कौन सा होता है ना। तो कह रहे स्टेज माइक्रोमीटर होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, कैमरा लूसिडा, है ना। तो बच्चों वो ऑप्टिकल डिवाइस होता है कैमरा लूसिडा होता है। इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप के थ्रू इमेज ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो मतलब कि बहुत ही जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसकी भी आप इमेज ड्रॉ कर सकते हो, इसका मतलब ये है ना। तो ऑप्शन 4 हो गया। तो कह रहे कैमरा लूसिडा कह रहे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है दैट प्रोजेक्ट द इमेज फ्रॉम ए माइक्रोस्कोप से इमेज को प्रोजेक्ट कर रहा है ऑन टू ए ड्रॉइंग सरफेस पर, है ना, जैसे कि पेपर पर। तो क्या कर दिया हमारे जो बहुत ही छोटा मतलब कि हमारा इमेज था, है ना, तो उस कैमरा लूसिडा की हेल्प से हमने क्या करा उस इमेज को क्या कर लिया एक जो ड्राइंग सरफेस पे उसको प्रोजेक्ट कर लिया। ओके, फिगर अलो द ऑब्जर्वर टू सी बोथ द स्पेसिमेंस इमेज एंड देन ड्राइंग हैंड साइमल्टेनियसली। दिस सुपर इम्पोजिशन अलो फॉर द एक्यूरेट ट्रेसिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक इमेज टू क्रिएट डिटेल्ड साइंटिफिक इलस्ट्रेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंटरेक्शंस रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ बोरिक एसिड। देखो बच्चों एक तो बात क्या क्वेश्चन आता है, बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, इसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम जैसे कि ग्लिसरीन इसमें ऐड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसकी एफिकेसी को रिड्यूस करा देगा कौन सी इंटरेक्शन। भाई इसको मिक्स करोगे अल्कलाइन सॉल्यूशंस के साथ में, स्टोर करोगे हाई टेम्परेचर पर, कंबाइन कर दोगे एंटीबायोटिक के साथ में, एक्सपोजर टू सनलाइट, है ना। तो अल्कलाइन सॉल्यूशंस में अगर मिक्स करते हैं ना बच्चों तो बोरिक एसिड की एफिकेसी कम हो जाती है। ओके, तो कह रहे अगर बोरिक एसिड को मिक्स करोगे अल्कलाइन सॉल्यूशंस में तो इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बोरिक एसिड की जो एक्टिविटी होती है हाईली पीएच डिपेंडेंट होती है। ओके, कह रहे स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग इज नोन एज, है ना। तो ड्रग के जो पॉइजनस इफेक्ट है उसकी स्टडी को हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों, टॉक्सिकोलॉजी कहा था, है ना। देखो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होता है ड्रग की स्टडी करना ह्यूमंस में, है ना। तो ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स होता है फार्मेसी, है ना, फार्मेसी जहां पर ड्रग की कंपाउंडिंग होती है ना, डिस्पेंसिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पॉइजनस इफेक्ट की स्टडी को हमने लोगों ने क्या कहा, टॉक्सिकोलॉजी। इसके ऊपर देखो ये टर्म्स जो होती है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है, फार्माकोइकोनॉमिक्स क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ड्रग्स की ह्यूमंस में, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। ओके, फार्मेसी का मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स या प्रिपेयरिंग सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू ह्यूमंस और एनिमल्स, है ना। और टॉक्सिकोलॉजी तुमने देखा स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग। ओके, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग की स्टडी। फिर कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क जो होता है एक्सटर्नल नोज का वो किसका बना होता है, कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क ऑफ एक्सटर्नल नोज इज मेड अप ऑफ किसका बना होता है, कह रहे कोनकाई बोन का होता है, सुपरफिशियल नेजल कोन का होता है, हाईलाइन या क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये किसका बना होता है बच्चों, हाईलाइन कार्टिलेज का ये बना होता है। जो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क होता है एक्सटर्नल नोज का वो हमारा जो है हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है। ओके, ये करें दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज रिस्पॉन्सिबल नोज के फॉर्म के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ASUD टैब, है ना, तुम्हें पता है भाई डी टैब तुम्हारा क्या होता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है। इसके आगे ASU आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी लगा दिया तुमने, तो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कहाँ पर है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी
के डी टैब की ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो बच्चों ऑप्शन 1 में दे रखा तुम्हें, है ना, डी टैब की बात हो रही है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के डी टैब की बात हो रही है। फॉलोइंग गवर्निंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चों। कौन सी गवर्निंग बॉडी, देखो भाई 5 साल में कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारी पीसीआई का भी होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी होता है, लेकिन डी टैब का हर 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ध्यान रखना है ना। तो कह रहे हैं लेकिन आगे पढ़ो, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल काउंसिल जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेंट्रल काउंसिल तुम्हारी जो पीसीआई बच्चों होती है, तो हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है भाई किसको, हमारी पीसीआई को, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। कह रहा चाइल्ड प्रूफ पैकिंग मस्ट मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस आउटलाइंड इन, ओके, चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग की बच्चों बात हो रही है ना। तो इसके लिए है जीएमपी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स शेड्यूल्स या सीएफआर, तो ये होता है सीएफआर होता है बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाए, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, सीएफआर जो होता है ना, तो वही है। कह रहे चाइल्ड प्रूफ है, चाइल्ड रेजिस्टेंट जो पैकेजिंग होती है, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस आर प्राइमरली आउटलाइंड इन द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन सीएफआर, और स्पेशली कौन सा 16 सीएफआर पार्ट 1700, ओके। कह रहे वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ साइज 1 हार्ड जिलेटिन हार्ड कैप्सूल, तो मैं हमने देखा था भाई जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स से एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स थे ना, तो देखो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के स्टैंडर्ड साइज होते हैं 000, 00, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। बाकी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का ऐसा जैसे कुछ पर्टिकुलर साइज था नहीं, है ना। तो यहाँ पर मैंने तुमको कैपेसिटी बच्चों कहा था कि भाई कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है आपको ना, जो एमजी और एमएल दोनों में कैपेसिटी याद होनी चाहिए। तो मैंने जो तुम्हें एमएल में कैपेसिटी याद कराई थी, मैंने क्या कहा था, ये जो 3 है इनको तुम याद कर लो, 1.37 या 1.36 ml, 0.95 ml और 0.75 ml, इनको तो याद कर लो 3 को, तो ठीक है। 000, 000, तुम्हें पता है ये वाला 000 वाला लार्जेस्ट साइज है और 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है, इन तीनों को तुमने याद कर लिया। अब बाकी के हम याद कर लेंगे, 0 तक हमने याद कर लिया, 0.75 ml तक, उसके बाद 1 वाले का, 2 वाले का, 3 वाले का, 4 वाले का और 5 वाले का, ठीक है। देखो 1 का आधा होता है 0.5, तो ये 0.5 ml याद हो गई। 2 का डबल 4 होता है तो 0.4 ml याद हो गया हमें। 3 के लिए 0.3 ही याद कर लो बच्चों। 4 के लिए बच्चों देखो किसी भी, जैसे हम बोलते हैं 1, जैसे 1/4, अगर तुम्हें 1/4 निकालना है तो हमारा क्या 0.25 है ना, इस तरीके से थोड़ा सा हमने याद करने के पर्पज से। और 5 का भाई 5 से 15 होता है, तो इसका 0.15 ml है ना, ठीक है, 0.15 ml, इस तरीके से तुम्हें मैंने याद कराए थे, कैप्सूल्स का वीडियो तुमने देखा होगा। तो यहाँ पर जो है 1 वाले की पूछे तो 1 का आधा 0.5 ml होता है, तो 1 वाले का सिंपल सा हमारा आंसर निकल जाएगा 0.5 ml। बाकी देखो 1 ml तो हमारी जो 000 वाला था उसकी 1.36 या 1.37 ml आप लोगों ने देखी थी, ठीक है। तो कैपेसिटी ml में याद हो गई। और mg में कैसे कहा था, mg में सिंपल तुमने क्या करना था, सिंपल 50-50 जोड़ना था, 100, 150, 200, 250, 300 पे रुक जाओ, क्योंकि ये 1 वाले की है, पूछते हैं इसलिए हमें याद होनी चाहिए। वैसे तुम इस ऐसे भी याद कर, हाँ 50-50 जोड़ने हैं, 100, 150, 200, 250, 300, है ना। उसके बाद हमने क्या कहता, 300 के बाद हमने 450 करा था, उसके बाद 650 करा था, उसके बाद सिंपल 950 करा था। अब 000 वाले की हो गई तुम्हारी 950 mg, 00 वाले की 650 mg, 0 वाले की 450 mg, 1 वाले की 300 mg हो गई। उसके बाद ये सारे, है ना। तो मैंने तुम्हें mg और ml दोनों में याद कराए थे। यहाँ पर बच्चों हमें सिंपल सा आंसर करना था हमारा 0.5 ml, जो कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बच्चों कैप्सूल्स के देखो साइज इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, ओके। फीडबैक इनिबिशन इज ऑल्सो टर्म्ड, बच्चों फीडबैक इनिबिशन का मतलब पता है क्या होता है, कि भाई जो जैसे कि तुम्हारी एक रिएक्शन थी, बहुत सारे स्टेप्स थे उसमें, एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स, जैसे कि ए से बी बना, है ना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एंजाइम काम कर रहे थे ना। तो जो कह रहे कि जो लास्ट का जो प्रोडक्ट था ना, तो फीडबैक इनिबिशन को क्या बोलते हो, एंड प्रोडक्ट इनिबिशन। तो एंड प्रोडक्ट ने क्या करा, जाके स्टार्टिंग वाले एंजाइम को ही इनिबिट कर दिया बच्चों, तो ये हो गया एंड प्रोडक्ट इनिबिशन या फीडबैक इनिबिशन। लेटेंट एंजाइम देखो एक्टिवेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर इनिबिशन है बच्चों, ये एक्टिवेशन नहीं होगा। इनिशियल प्रोडक्ट इनिबिट नहीं करता, एंड प्रोडक्ट इनिबिट करता है। कंपार्टमेंटेशन भी नहीं होगा, एंड प्रोडक्ट ने इनिबिट कराया है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे ये जो एंड प्रोडक्ट इनिबिशन क्या होता है, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक पाथवे का, वो बाइंड करता है और इनिबिट करा देता है बच्चों एंजाइम की एक्टिविटी को अर्लियर इन द पाथवे में, जो शुरू में यूज हुआ था, ओके। जिससे क्या हो जाएगा, रेगुलेट द
अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। मैकेनिज्म एक्ट एज ए फॉर्म ऑफ नेगेटिव फीडबैक टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड प्रिवेंट द वेस्टफुल ओवर प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट हाउ इज बायोइक्विवेलेंस स्टैटिस्टिकली इवैल्यूएटेड, तो बायोइक्विवेलेंस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं स्टैटिस्टिकली, तो कह रहे पियर्सन जो है कोरिलेशन से, अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, चाई ये क्या चाई स्क्वायर टेस्ट या कैप्लान मेयर एनालिसिस, तो इसके लिए अनोवा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो कह रहे अनोवा स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जो हम यूज करते हैं किसको इवैल्यूएट करने के लिए, बायोइक्विवेलेंस को, इन ए क्रॉसओवर स्टडी डिजाइन। सेल डेथ विच इज कोज्ड बाय टिश्यू इंजरी, से सेल का डेथ हो रहा है उसके लिए क्या टर्म है बच्चों, सेल की डेथ हो रही है टिश्यू इंजरी की वजह से। ओके, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है, देखो हमने पढ़ा था फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ना, सेल की ड्रिंकिंग तो पिनोसाइटोसिस कहलाती है, सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस है, हमने ये पढ़ा था। तो ये तो इसमें सेल डेथ नहीं हो रही फैगो और पिनो में, और एपोप्टोसिस तो प्रोग्राम्ड तरीके से सेल की डेथ हो रही है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है एपोप्टोसिस। तो ये जो टिश्यू इंजरी की वजह से सेल की डेथ होती है उसे तुम कहोगे नेक्रोसिस कहोगे बच्चों, ऑप्शन तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सेल डेथ कोज बाय एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि इंजरी, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से सेल की डेथ हो रही है, उसे तुम नेक्रोसिस कह रहे हो। अनकंट्रोल्ड और पैथोलॉजिकल प्रोसेस जहां पर सेल स्वेलो के ब्रस्ट हो जाकर रिलीज करेगा अपने कंटेंट्स को सराउंडिंग टिश्यूज में, कोजिंग इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, है ना। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जहां पर सेल जैसे कि मैक्रोफेजेस एनगल्फ करते हैं, ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल्स को लाइक बैक्टीरिया, डेड सेल्स एंड डेब्रिस को। ओके, वाइटल पार्ट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स एंड क्लियरिंग ऑफ डेड सेल्स। ओके, एपोप्टोसिस बच्चों प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, नॉर्मल हाईली रेगुलेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ अकर ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट एंड एजिंग टू एलिमिनेट अननीडेड और डैमेज सेल विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग भी कहते हो, एक तरीके का एंडोसाइटोसिस जहां पर सेल टेक इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स को एंड डिसॉल्व स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मिंग स्मॉल वेसिकल्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ओके, कह रहे ग्लास वेयर्स और मेटल वेयर्स को स्टरलाइज करते हो बच्चों। देखो ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल वेयर्स के लिए, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए हमने क्या पढ़ा है भाई, हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करते हैं। देखो डिसइंफेक्शन नहीं करोगे, गैस स्टरलाइजेशन, बाकी केमिकल स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पर ग्लास वेयर्स के लिए, मेटालिक वेयर्स के लिए हम जाएंगे किसके साथ में, ड्राई स्टरलाइजेशन, ऑप्शन 1 सिंपल से करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि हॉट एयर ओवन हमारा यूज होता है। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप के किडनी स्टोन कौन से होते हैं, कह रहा है स्ट्रूवाइट है, सिस्टीन है, यूरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो मोस्ट कॉमन जो होते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं, मोस्ट कॉमन की बात हो रही है, बाकी सारे ही देखो ये स्टोन्स के टाइप दे रखे हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप की किडनी स्टोन, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो स्टोन्स होते हैं ना, उस मतलब कि टोटल स्टोन्स में से 70 to 80% तुम्हारे कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। ओके, कैल्शियम कंबाइन विद ऑक्सलेट इन यूरिन में जो कैल्शियम ऑक्सलेट से कंबाइन कर जाता है। जो स्ट्रीवाइड स्टोन्स है इनको इन्फेक्शन स्टोन भी कहते हैं, ये बहुत कम होते हैं, लगभग 7 से 10% होते हैं, है ना। ये यूटीआई की वजह से होता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से कोज होते हैं। सिस्टाइन स्टोन्स बहुत ही रेयर होते हैं बच्चों, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, सिस्टीन्यूरिया, है ना। तो लगभग 1 से 2% ही है ये। और यूरिक एसिड स्टोन्स बहुत कम है, 5 से 10% होते हैं। ऑफन हाई प्रोटीन डाइट, गाउट, डायबिटीज टेंड टू फॉर्म इन हाईली एसिडिक यूरिन। ओके, तो मोस्ट कॉमन होगा कैल्शियम ऑक्सलेट, जहां पर जो है कैल्शियम कंबाइन करता है ऑक्सलेट से यूरिन में। ओके, पर्सन एलिजिबल फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इफ शी और ही, भाई फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के लिए कब एलिजिबल होगा भाई कोई भी पर्सन, हम कब अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, है ना, जब या तो हमने डिप्लोमा कराओ या फिर हमने डिग्री की लिया हो, है ना। तो कह रहा है हैज़ अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट, सही है। क्या एंगेज इन द डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ, तो यहाँ पर कुछ बता नहीं रखा भाई, सिर्फ डिस्पेंसिंग में एंगेज है, तो डिग्री डिप्लोमा का कुछ मेंशन नहीं है, तो कुछ गलत हो जाएगा। एंगेज इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल, तो ये भी नहीं होगा। एंगेज इन कंपाउंडिंग ये भी नहीं होगा बच्चों, या तो डी फार्मा कराओ फिर बी फार्मा कराओ, डिप्लोमा कराओ फिर डिग्री कराओ। ओके, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं फुल फॉर्म एमएफआर का मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, बच्चों याद रखना क्या होता है, इस तरीके से फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। चाइल्ड प्रूफ पैकिंग का देखो फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, इज रेगुलेटेड थ्रू द, तो इसके लिए होता है पॉइजन प्रिवेंशन
पैकेजिंग बच्चों, इसको रेगुलेट करने के लिए सिंपल एक्ट है बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग लिख के छोड़ दे, लेकिन ये देखो पीसीआई नहीं होगा भाई, पॉइजन प्रिवेंशन रूल नहीं, तो ये एक्ट है, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, पीपीपी एक्ट, पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग एक्ट। क्या चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग को रेगुलेट करते हैं पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग एक्ट। ये कह रहे हैं एक यूएस का लॉ है, एस्टेब्लिश हुआ था 1970 में, मैंडेट करता है स्पेशल पैकेजिंग फॉर हैजार्डस हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन एंड केमिकल्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन यंग चिल्ड्रन विद रूल्स एनफोर्स्ड बाय, तो इसके रूल कौन एनफोर्स करता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन, सीपीएससी। ओके, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म डिफर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। देखो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म कैसे डिफर करता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म से, है ना। तो कॉम्पिटिटिव जो एंटागोनिस्ट होते हैं बच्चों, एंजाइम की एक्टिव साइट से जाके बाइंड कर जाते हैं, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, एक्टिव साइट से बाइंड करेंगे, तो यहाँ पर ये डिफर कैसे करेंगे, देखो दोनों, नॉन कॉम्पिटिटिव डिफर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव बाय डोज डिपेंडेंट रिवर्सल एक्टिंग ऑन सेम रिसेप्टर साइट, रिड्यूस मैक्सिमल रेस्पॉन्स इवन एट हाई एगोनिस्ट की डोज पर, या रिवर्सिबल रिसेप्टर बाइंडिंग, है ना। तो नॉन कॉम्पिटिटिव डिफर करते हैं कॉम्पिटिटिव से, तो इसमें कह रहे हैं कि रिड्यूस मैक्सिमम रिस्पॉन्स इवन एट हाई, कितनी भी तुम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा लो बच्चों, लेकिन इसमें जो है जो रिस्पॉन्स होता है वो रिड्यूस ही रहता है। नॉन कॉम्पिटिटिव की हम बात कर रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव वाले में, लेकिन कॉम्पिटिटिव वाले में अगर हमने एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो जो भी एंटागोनिज्म हो रहा था उसको ओवरकम करा जा सकता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा। कह रहे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बाइंड करते हैं डिफरेंट साइड, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइड जो एक्टिव साइट होती है वहाँ नहीं है ना, दूसरी साइट होती है, एक अलग साइट पे जाके बाइंड करते हैं, उसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, है ना। तो नॉन कॉम्पिटिटिव कह रहे हैं कि जो साइट अदर देन द एक्टिव एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट से दूसरी साइट एक एलोस्टेरिक साइट बाइंड करते हैं, और ये इरिवर्सिबल बाइंड करते हैं, है ना, bind irreversibly to the active site. This action renders some receptor functionally inactive, effectively reducing the number of available receptor, consequently increasing the agonist concentration, cannot overcome the effect of the non-competitive antagonist, है ना। अगर तुम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा भी दोगे तो भी जो हमारा जो एंटागोनिज्म है ये नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है ना, तो इसको ओवरकम नहीं कर सकते, और मैक्सिमम पॉसिबल जो रिस्पॉन्स है एफिकेसी होती है वो रिड्यूस ही रहती है एगोनिस्ट की। ओके, और इन कंट्रास्ट जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, इफेक्ट को रिवर्स करते हैं बाय सिंपली इंक्रीज करके एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को, मैक्सिमम रिस्पॉन्स कैन स्टिल बी रीच्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्लोकुलेशन कोलोइडल सस्पेंशन रेफर्स टू, फ्लोकुलेशन का बताना है। कह रहे इरिवर्सिबल पार्टिकल का कोएलिसेंस हो गया, रिवर्सिबल एग्लोमेरेट हो गया पार्टिकल्स का, कंप्लीट डिसोल्यूशन हो गया, फिर यूनिफॉर्म पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फ्लोकुलेशंस का मतलब फ्लोक्यूल्स बन गए हैं, रिवर्सिबल एग्रीगेशन हो गया पार्टिकल्स का। फ्लोकुलेशन का मतलब क्या है बच्चों, फ्लोकुलेशन क्लोरोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लूज बल्कि एग्रीगेट, मतलब फ्लोक्स बन गया है ना, एग्रीगेट्स थ्रो वीक फिजिकल इंटरेक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये एग्रीगेट्स आसानी से बच्चों ब्रोकन अपार्ट हो सकते हैं, रिडिस्पर्स बाय सिंपल फिजिकल एजिटेशन से, जैसे कि शेकिंग या स्टरिंग से तुम इनको आराम से रिडिस्पर्स कर सकते हैं हम इनको, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं रिवर्सिबल एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, फ्लोकुलेशन का मतलब रिवर्सिबल एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि करेक्ट मेक द प्रोसेस, ये रिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल पार्टिकल कोएलिसेंस का मतलब इरिवर्सिबल एग्रीगेशन जहां पार्टिकल हेल्ड टुगेदर क्लोजली डिफिकल्ट टू डिस्पर्स, दे टिपिकली रेफर टू एज कोएगुलेशन कहते हैं, है ना। कोएलिसेंस यूजुअली रेफर्स टू मर्जिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ बबल्स इन इमल्शन। ओके, प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर, अगर हम प्रेशर रिड्यूस करके डिस्टिलेशन करा रहे हैं, जो डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर ना बच्चों यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं अवॉइड बिल्कुल थर्मल डिग्रेडेशन मॉलिक्यूल का, जो थर्मल डिग्रेडेशन जो है वो अवॉइड होता है। देखो बिल्कुल सही बात है। बाकी कह रहे हैं एनहेंस, देखो अगर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। एनहेंस द एफिकेसी या फिर सेपरेट एजिट्रोप्स एंड लिक्विड और सिमिलर वोलेटिलिटी, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा। कह रहे बाय रिड्यूस द प्रेशर को रिड्यूस करके बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड का हम कम करा सकते हैं, अलो इट टू वेपोराइज एंड डिस्टिलेट मच लोअर टेम्परेचर दैट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, है ना। दिस प्रिवेंट जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं फ्रॉम डिकम्पोजिंग, ठीक है। तो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन प्रिवेंट होता है इससे। डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर इज यूज फॉर लिक्विड जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट
या डिकम्पोज होते हैं एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट पर वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, लोअरिंग द प्रेशर अलो द अब lowering the pressure above the liquid surface cause its boiling point to decrease, allow it to boil at a much lower and safer temperature. This prevent the high temperature from breaking down or degrading the heat sensitive organic molecules. Okay, acid base catalysis involved, acid base catalysis जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है बच्चों, डोनेशन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स बाय द सही है, कैटलिस्ट फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, यूज ऑफ मेटल आयन या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, डोनेशन होता है या एक्सेप्टेंस होता है प्रोटॉन्स का बाय द कैटलिस्ट। एसिड बेस कैटलिसिस में हो जो ओके बच्चों, कह रहा है एसिड बेस कैटलिसिस में क्या होता है, प्रोसेस जहाँ पे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वेयर एक एसिड या बेस कैटलिस्ट फैसिलिटेट एन ऑल्टरनेटिव रिएक्शंस पाथवे बाय डोनेटिंग, या तो डोनेट करेगा या एक्सेप्टिंग प्रोटोन। दिस प्रोटोन ट्रांसफर मेक द रिएक्शन मोर रिएक्टिव एंड लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज अ प्रोसेस जहां पर कंज्यूमर डिसाइड करते हैं वेदर व्हाट टू बाय। तो कंज्यूमर क्या डिसाइड करेंगे भाई, व्हाट टू एडवर्टाइज एंडोर्स और सेल, व्हाट टू बाय हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। सीरोटोनिन सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली कोज्ड बाय कंबाइनिंग। तो सीरोटोनिन सिंड्रोम कौन करा देता है बच्चों, तुम्हारे जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, इनको अगर हम कंबाइन कर देंगे मोनो अमीन ऑक्सीडेज या फिर किसी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के साथ में कंबाइन कर देते हैं, तुम किसको, एसएसआरआईज को बच्चों, तो ये सिंड्रोम देखने को मिलती है। तो एनसेड्स का काम नहीं है, डाययूरेटिक बीटा ब्लॉकर का काम नहीं है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ में अगर तुमने सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर को कंबाइन कर दिया तो तुम्हें सीरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिलेगी। ओके, बिल्कुल बढ़िया है भाई। नेक्स्ट देखो, विच ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडीज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो सिंपल फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांच, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक है ना। तो काइनेटिक में एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, डायनेमिक में ड्रग टू व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। डायनेमिक फार्माकोडायनेमिक में ड्रग क्या करेगी, ड्रग का जो है रिसेप्टर्स जाके बाइंड करती है ना, रिसेप्टर से इंटरेक्शन है ड्रग का, बायोलॉजिकल एक्शन है, ये सब फार्माकोडायनेमिक में आता है। तो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, दिस इज फार्माकोडायनेमिक। एंड व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जो मूवमेंट ऑफ ड्रग इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, दिस इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। एडीएमई की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक में आती है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की स्टडी हमारी फार्माकोकाइनेटिक में आती है। फार्माकोविजिलेंस में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को डिटेक्ट करना, असेस करना, ये सब आता है। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स ये हमारा जो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज फार्माकोडायनेमिक। ओके, फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक, बाकी विजिलेंस में ये तुम्हारा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के रिगार्डिंग इनको डिटेक्ट करना, असेस करना, प्रिवेंट करना। ओके, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में वही तुम्हारा थेरेप्यूटिक यूज है ना, डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग फॉर डिजीज ट्रीटमेंट, अप्लाइंग फार्माकोलॉजिकल नॉलेज टू पेशेंट केयर। ओके, इंटरफेरेंस अल्फा प्रोड्यूस बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बन रहा है। डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो तुम इंटरफेरन अल्फा प्रोड्यूस कर रहे हो, वो कहाँ पर यूज करोगे भाई, हाइपरटेंशन में करा, कहीं अस्थमा में, डायबिटीज मेलिटस में नहीं करा, तो कहाँ पर यूज करा भाई, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी में यूज करते हैं। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट बायोटिक को डिटरमाइन करने के लिए सिस्टमिक availability of a drug administered orally is determined by comparing it with। तो इसको कंपेयर करते हो किससे बच्चों, इंटरावीनस रूट से ड्रग को कंपेयर करेंगे। देखो एब्सोल्यूट बायोटिक को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, जो ओरल वाली जो है उसको कंपेयर करोगे आईवी से, है ना। तो यहाँ पर जो है सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरली इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट विद इंट्रावीनस रूट से, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहा सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय एक्स्ट्रावस्कुलर रूट लाइक ओरली इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग इट्स एरिया अंडर द plasma concentration time curve to the AUC of the same drug administered intravenously. Okay, कह रहे phase 2 of equipment validation refers to design qualification validation maintenance phase, pre validation phase या process validation phase, है ना। तो phase 2 जो होता है बच्चों उसमें आता है आपका प्रोसेस वैलिडेशन फेज, है ना। फेज 2 देखो, फेज 1 जो होता है वो प्री वैलिडेशन फेज होता है जिसमें तुम्हारा डिजाइन क्वालिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो प्री वैलिडेशन में ही हमारा क्या आ जाएगा, डिजाइन क्वालिफिकेशन बच्चों आ जाएगा, है ना। और फेज 1 जो है वो प्री वैलिडेशन हो गया। फेज 2 में क्या है,
प्रोसेस वैलिडेशन फेज तुम्हारा फेज 2 होता है, ओके, जिसमें कि इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन आता है, ठीक है। और वैलिडेशन मेंटेनेंस फेज जो होता है फेज 3 होता है इक्विपमेंट वैलिडेशन का, ठीक है। तो फेज 1 में प्री वैलिडेशन फेज जिसमें कि डिजाइन क्वालिफिकेशन आ गया, फेज 2 में प्रोसेस वैलिडेशन फेज जिसमें कि IQ OQ PQ आ गया, फेज 3 में इक्विपमेंट वैलिडेशन के फेज में उसमें वैलिडेशन मेंटेनेंस फेज आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट फॉलोइंग एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन इंटरैक्शन का। बच्चों फोलिक एसिड के साथ फेनिटोइन का, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड के साथ प्रोबेनासिड, है ना, बाकी टेट्रासाइक्लिन का मिल्क के साथ में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बार्बिचुरेट्स के साथ में। देखो बार्बिचुरेट्स तो एंजाइम इंड्यूसर है, तो इनका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो है मतलब कि मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे, है ना। तो यहाँ पर तो मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग इंटरैक्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन तुम्हें बताना है, तो ये फेनिटोइन वाला भी मेटाबॉलिज्म का से रिलेटेड हो जाएगा। पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, प्रोबेनासिड, प्रोबेनासिड जो है बच्चों इसके एक्सक्रीशन को, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया और ये हो गया, इनका ट्यूबुलर सिक्रेशन को बढ़ा देता है ना, नहीं ट्यूबुलर सिक्रेशन को कम करा देता है, जिससे कि इनका जो ड्रग लेवल बढ़ जाता है ना, सिक्रेशन को कम कराता है प्रोबेनासिड, ठीक है। तो ये सिक्रेशन एक्सक्रीशन से रिलेटेड हो गया। तो एब्जॉर्प्शन वाला इंटरेक्शन तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन के साथ मिल्क का होता है, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। कह रहे इंटरेक्शन जो है टेट्रासाइक्लिन का मिल्क के साथ में, तो क्या होता है ये एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन है। तो कैल्शियम जो होता है मिल्क में वो बाइंड करेगा टेट्रासाइक्लिन के साथ में, एक नॉन एब्जॉर्बेबल बच्चा कॉम्प्लेक्स चिलेट बना लेता है GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिससे कि एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस एंटीबायोटिक का कम हो जाएगा, ओके। तो पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड प्रोबेनासिड के साथ में क्या है, प्रोबेनासिड इनहिबिट करता है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन अदर ड्रग्स बाय द किडनी से PES पेनिसिलिन का प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज देयर लेवल इन द बॉडी, ओके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड बार्बिचुरेट्स का मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग है बच्चों। बार्बिचुरेट्स इंड्यूसर्स होते हैं, एंजाइम इंड्यूसर्स है, तो इंक्रीज कराते हैं मेटाबॉलिज्म में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उनकी इफेक्टिवनेस को कम करा देंगे। फोलिक एसिड और फेनिटोइन का मेटाबॉलिक इंटरेक्शन होता है, ओके। एंटीकोलिनेस्ट्रेज आर कॉमनली यूज एज एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो होते हैं, जिनको हम इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं, है ना। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज हमने पढ़े हैं। तो इनका यूज़ क्या है, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर है बच्चों, या फिर इंसेक्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल पेस्टिसाइड है, फंजिसाइड। तो ये एग्रीकल्चरल और हाउस होल्ड जो इंसेक्टिसाइड के रूप में इनको यूज़ करते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ नॉन पर ओरल, है ना, नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट ओवर अदर रूट, है ना। तो जो नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट का जो एडवांटेज क्या है, उसमें कह रहे हैं एनहेंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, फास्टर डिग्रेडेशन होगा, एनहेंस। देखो इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, है ना, क्योंकि हम ऑरली ये जो है ये जो रूट है नॉन पर ओरल, मतलब कि ओरल के अलावा जो रूट है, तो इनमें जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, डिग्रेडेशन नहीं होगा, कोई जो ड्रग स्टमक में जाकर डिग्रेड हो रही होती है, तो ये हम ओरल तरीके से इसमें दे ही नहीं रहे। तो इसमें फर्स्ट पास, देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 की, अवॉइडेंस होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का। तो इसमें जो ड्रग देते हो नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावस्कुलर रूट से, तो ड्रग की बायोलिटी ज़्यादा होती है, फास्टर मोर प्रिडिक्टेबल इफेक्ट आता है, स्पेशली फॉर ड्रग जो अनस्टेबल होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए। बाईपास लीवर्स का डिग्रेडेशन इसमें बाईपास हो जाएगा। प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम GI एसिड्स या फिर एंजाइम से प्रोटेक्ट होती है, और जो अमाउंट रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है, ओके। कह रहे विच एजेंसी ओवरसीज फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया, तो CDSCO दे रखा है, WHO, FDA या फिर EMA। तो ये आपका CDSCO होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो CDSCO का फुल फॉर्म भी देख लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो CDSCO अंडर द ड्रग कंट्रोल जनरल इज द central authority responsible for regulating pharmaceuticals and medical devices in India. It plays a key role in monitoring drug safety and effectiveness, including receiving and acting on recommendations from the Pharmacovigilance Program of India. Okay. नेक्स्ट देखो, विच मटेरियल प्रेफर्ड फॉर पेरेंटल ड्रग पैकेजिंग टू केमिकल इनर्टनेस, है ना। तो कौन सा है मटेरियल, तो हमने पेरेंटल ड्रग्स के लिए पढ़ते हैं टाइप 1 का ग्लास, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, है ना। तो एल्यूमिनियम फॉइल, पॉलीथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यहाँ पर बोरोसिलिकेट ग्लास हो जाएगा। टाइप 1 जो होता है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज आर यूज टू मेक ए होमोजीनियसली डिस्पर्स्ड एरोसोल प्रेपरेशंस बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, बाइंडर, सर्फेक्टेंट, ग्लाइडेंट, डिटर्जेंट। तो इसके लिए हम सर्फेक्टेंट्स को यूज करेंगे बच्चों। ऑप्शन हम आपका क्या हो गया, 2 करेक्ट हो गया। सर्फेक्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, यूज टू मेक होमोजीनियसली डिस्पर्स्ड एरोसोल प्रेपरेशंस, पार्टिकुलरली इन केस जहाँ पर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड या गैसेज मीडियम में, है ना।
सर्फेक्टेंट व्हेन यूज्ड एज वेटिंग एजेंट्स या डिस्पर्सिंग एजेंट्स हेल्प टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन को कम कराते हैं, इंश्योर सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द फॉर्मुलेशन प्रिवेंटिंग क्लम्पिंग और सेपरेशन। ओके, मेन पर्पस ऑफ कंज्यूमिंग फंक्शनल फूड को कंज्यूम करने का मेन पर्पस क्या है भाई, एनहेंस करना फ्लेवर इन मील्स, फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए करोगे, सपोर्ट स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस एंड प्रिवेंट डिजीज, रेगुलर रिप्लेस रेगुलर मेडिसिन या गेन वेट क्विकली। तो क्या लग रहा है आंसर, ऑप्शन 2 लग रहा है, जो कि बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन पे बेस्ड है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी है, HPL से जाली इलेक्ट्रोफोरेसिस या एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो ये तुम्हारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बच्चों होती है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ये जो सेपरेशन की टेक्निक है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी स्पेसिफिकली रिलाइज ऑन हाईली सेलेक्टिव एंड रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, जैसे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट या इनहिबिटर, एंटीजन एंटीबॉडी और रिसेप्टर एंड लिगैंड। फिर ऑरेंज पील इफेक्ट कैन बी मिटिगेटेड बाय, तो डिक्रीज स्प्रे डिस्टेंस, एडिंग मोर टैल्क टू कोटिंग फॉर्मूला, यूजिंग ए फाइन स्प्रे नोजल या स्लो डाउन द कोटिंग पैन की स्पीड। तो ऑरेंज पील इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए क्या करेंगे, फाइन स्प्रे नोजल्स बच्चों यूज करेंगे। ओके, तो ऑरेंज पील डिफेक्ट टैबलेट कोटिंग में होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, इन एडिक्वेट स्प्रेडिंग होता है कोटिंग सोल्यूशन बिफोर ड्राइंग, है ना। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, ये कैन बी रिजल्ट ऑफ लार्ज स्प्रे ड्रॉपलेट्स की वजह से हो सकता है, दैट डू नॉट कोएलिस प्रॉपरली इन द ऑन द टैबलेट सरफेस, है ना। तो हम क्या करेंगे, फाइन स्प्रे नोजल्स यूज करेंगे, हेल्प्स टू एटोमाइज द कोटिंग सॉल्यूशंस इनटू स्मॉलर मोर यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट्स, जिससे क्या हो जाएगा, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स स्प्रेड हो जाती है, कोएलिस हो जाती है मोर effectively on the tablet surface before drying, which result in smoother more uniform finish, mitigate the orange peel defect। okay, कह रहे मियोसिस रिजल्ट इन डैश नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, है ना। तो माइटोसिस और मियोसिस तुमने पढ़ा है। तो माइटोसिस में तो बच्चों कितनी सेल्स बनती है और मियोसिस में कितनी बनती है, माइटोसिस में 2 बनती है बच्चों, मियोसिस जो होता है मियोसिस में 2 डिवीजन, मियोटिक 1 और मियोटिक 2, मियोसिस 1 होती है मियोसिस 2, तो इसमें 4 बनती है। माइटोसिस में तो क्रोमोसोम का नंबर जिसमें यहाँ 2n था यहाँ पर 2n ही रहेगा, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर 2n से यहाँ पर n हो जाता है। जो 4 सेल्स बनेंगी, चारों में जो है ये हैप्लॉइड बनेंगी, और मियोसिस में हैप्लॉइड बनेंगी, और जो माइटोसिस में वो डिप्लॉइड ही रहती है सेल्स, है ना। ये भी याद रखना। तो तुमसे पूछा मियोसिस में कितनी सेल्स बनती है, 4 बनती है, और अगर पूछे कि वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है तो कहोगे हैप्लॉइड है। अब कहे माइटोसिस में कितनी बनती है तो कहोगे 2 बनती है, और कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है, कहते हैं मियोसिस 2 स्टेज सेल डिवीजन होता है, जहां पर 4 टोटल सेल बनती है सिंगल पेरेंट सेल से। ये रिजल्टिंग सेल से हैप्लॉइड होती है, मतलब दे हैव द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज ओरिजिनल डिप्लॉइड पेरेंट सेल। ठीक है, माइटोसिस जो होता है सेल डिवीजन, जहां पर बच्चों 2 डॉटर सेल्स बनती है सिंगल पेरेंट सेल से। ये डॉटर सेल्स में जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, पेरेंट सेल की जैसी होती है ओरिजिनल पेरेंट सेल की, और उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, प्राजोसिन क्या है बच्चों, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में तुमने पढ़ा होगा, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसोलोसिन। तुम्हारा सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन तुमको अच्छे से आना ही चाहिए, है ना। प्राजोसिन क्या है बच्चों, सर देखो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में नहीं आता, यहाँ पर तुम्हारा जैसे मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल ये सब आते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट में जैसे कि तुम्हारा साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन ये सब ड्रग आती है। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर जैसे कि तुम्हारा फेंटोलामिन, है ना, ये सब आते हैं। तो अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में जोसिन वाले प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसोलोसिन ये सब ड्रग आते हैं। ओके, फिर क्या कह रहा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है, वहां पर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बच्चों, एटीपी सिंथेज नहीं होता, कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम साइटोक्रोम सीन होता है, ऑक्सीजन होता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है बच्चों। एटीपी सिंथेज जो होता है ये एंजाइम होता है, ये यूज करता है एनर्जी फ्रॉम द प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जो प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है बच्चों उससे एनर्जी को यूज करता है एटीपी सिंथेज, और क्या बना टू प्रोड्यूस एटीपी बना देगा फ्रॉम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके एटीपी की सिंथेसिस करता है, जो एटीपी सिंथेज है। ओके, कोएंजाइम क्यू जो है बच्चों इसे यूबिक्विनोन भी कहते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, शटल इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3, ये इंटरमीडिएट एक्सेप्टर होता है। और साइटोक्रोम सी जो है ये भी क्या है, इंटरमीडिएट कैरियर होता है। अनदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर स्मॉल प्रोटीन द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4। ओके, ऑक्सीजन बच्चों फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। करता है इस चेन के एंड में, एट द एंड ऑफ चेन
स्पेशली इन द कॉम्प्लेक्स 4 और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास में विच देन कंबाइन विद प्रोटोन, है ना, प्रोटोन से कंबाइन करके फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू फॉर्म वाटर बन जाता है। ये स्टेप क्रूशियल होता है फॉर मेंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ चेन, अलाउ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन टू कंटिन्यू which produce most of the cells ATP. Okay, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन पैरासिटामोल सेट टू हैव। देखो एस्पिरिन और पैरासिटामोल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, फंक्शनल एंटागोनिज्म नहीं हो रहा बच्चों, है ना, सुपराडेटिव ड्रग कॉम्बिनेशन नहीं है बच्चों, ये सिंपल इफेक्ट ऐड हो रहा है। एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन एंटागोनिस्ट इफेक्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट तो जैसे कि भाई तुम्हारा एट्रोपिन जैसे कि एंटागनिस्ट है ना, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ना, एस्टाइलकोलिन का कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है हमारा एट्रोपिन। इस तरीके से फंक्शनल एंटागोनिज्म में क्या होते हैं, दो ड्रग है बच्चों, है ना, दो ड्रग है ए और बी, भाई अलग अलग रिसेप्टर पे जाके एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों वो अपोजिट इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन, है ना, ग्लूकागोन दोनों अलग अलग रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, लेकिन इफेक्ट क्या है, एक ये तो क्या करता है, इंसुलिन तो ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखता है, ग्लूकागोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, मतलब दोनों का अपोजिट इफेक्ट है ना, बट अलग अलग रिसेप्टर पे जाके मतलब अलग अलग मैकेनिज्म है इनका, लेकिन जो इफेक्ट है वो बिल्कुल अपोजिट आ रहा है, मतलब एक किसी चीज़ को बढ़ा रहा है दूसरा कम करा रहा है ना, तो ये इंसुलिन ग्लूकोज को कम कराएगा, ग्लूकागोन बढ़ाएगा। ओके, इस तरीके से फंक्शनल जो है एंटागोनिज्म। सुपराडेटिव ड्रग कॉम्बिनेशन मतलब दो ड्रग दी, है ना, तो उनका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आ गया, है ना, तो वो सुपराडेटिव, जैसे कि सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन जो कि कोट्राइमोक्साजोल बनता है ना, ये सुपराडेटिव में तुम्हारा आता है। लीवोडोपा के साथ में तुम देते हो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कार्बिडोपा या बेंजीराजाइड, तो ये तुम्हारा सुपराडेटिव में आएगा। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा सिंपल एडिटिव हो गया कि एस्पिरिन को पैरासिटामोल के साथ में सिंपल इफेक्ट ऐड होगा और एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन होगा। ओके, तो देखो कह रहा है एडिटिव में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टू ड्रग सिंपली ऐड होता है, इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी, जैसे कि ग्लिबन क्लेमाइड के साथ मेटफॉर्मिन दे दोगी, एस्पिरिन के साथ पैरासिटामोल, ये सिंपल हो गया तुम्हारा एडिटिव। फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शनल एंटागोनिज्म में क्या है, दो ड्रग डिफरेंट रिसेप्टर पे काम करे, डिफरेंट मैकेनिज्म है, ऑपोजिट इफेक्ट मतलब सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है ना, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन। ओके, सुपराडेटिव में पोटेंशिएशन इफेक्ट ऑफ ड्रग कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है देन द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, है ना, तो इफेक्ट ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी। ओके, जैसे एस्टाइलकोलिन के साथ फाइसोस्टिग्मिन देते हो, लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा, सल्फामेथोक्साजोल, ट्राइमिथोप्रिम। ओके, तो ये जो एग्जांपल है बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। कह रहे हैं फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फ्री रेडिकल क्या होता है, कह रहे हैं मॉलिक्यूल जेट एग्जिस्ट इन विटामिन, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता बच्चों, ये अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है फ्री रेडिकल्स में। कंपाउंड ऑलवेज बेनिफिट द बॉडी, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फ्री रेडिकल क्या क्या कहते हैं, एटम मॉलिक्यूल आयन दैट हैज वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन आउटसाइड आउटरमोस्ट सेल में यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेक इट हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। ओके, कह विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ स्टमक एसिड इन टू इसोफेगस, है ना, स्टमक का एसिड भाई तुमने जैसे मैंने तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, है ना, जैसे कि ये तुम्हारा मान लो बक्कल कैविटी है ना, उसके बाद आपका फेरिंग्स आता है, उसके बाद जो तुम्हारा ये इसोफेगस आता है, इसोफेगस जाएगा स्टमक में ओपन होगा, स्टमक तुम्हारा जो है जे शेप ऑर्गन, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो देखो बच्चों क्या ये स्टमक थोड़ा सही से नहीं बना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हें समझाना है सिर्फ, ठीक है। तो कह रहा बैक फ्लो, स्टमक का एसिड है भाई, स्टमक का जो यहाँ पर तुम्हारा एसिड है ये यहाँ पर जो है ये बैक फ्लो ना हो जाए इसोफेगस में, तो इसलिए यहाँ पर एक वोल्व होता है बच्चों, यहाँ पर वो उस वोल्व को बोलते हो आप लोअर इसोफेगस इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, क्या बोलोगे, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, है ना, जो कि स्टमक का एसिड तुम्हारा बैकफ्लो ना हो जाए इसोफेगस में, इसको प्रिवेंट करता है ना। अब एक यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा जो फूड एंटर करेगा, है ना, वो जो जब फूड एंटर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइम, है ना। अगर यहाँ से जब आया था तो बोलस था, वो जब इसोफेगस से जब हमने फूड आया था स्टमक में उस टाइम पे तो बोल थी, बोलस था, फिर बोलस बाद में स्टमक में स्टमक से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है उसको हमने काइम कहा था। ओके, तो ये तो बात आपने वहाँ पढ़ ली थी। तो अभी यहाँ पर जो एक स्फिंक्टर है ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है यहाँ पर कि भाई जब आपका फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम में, है ना, तो यहाँ पर होता है ये क्या, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पर बताया था, जो हिपैटो
पैनक्रियाटिक जो डक्ट होता है बच्चों, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो ओपन होता है, ये भी डोडेनम में जाके ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट पे, है ना। तो वहाँ पर आपका ये हिपैटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है। इलियोसिकल वाल्व कहाँ बताया था भाई, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट कौन सा, DJI इलियम, और फर्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम। तो यहाँ पर इनके जंक्शन पे होता है कौन सा, इलियोसिकल वॉल्व। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। तो अभी कह रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ स्टमक एसिड इनटू इसोफेगस। तो ये आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, या फिर इसको कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। तो हमें तो ऑप्शन में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर दिया हुआ, जो कि हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, तो कह रहे हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल वो लोकेटेड जंक्शन ऑफ द इसोफेगस स्टमक इफेक्टिवली स्टॉप स्टमक एसिड फ्रॉम ट्रैवलिंग बैक अप इनटू द इसोफेगस, है ना। पायलोरी स्फिंक्टर लोअर द ये बॉटम, स्टमक के बॉटम पे लोकेटेड होता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक डोडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियोसिकल वॉल्व लोकेटेड है जंक्शन ऑफ इलियम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जो लार्ज इंटेस्टाइन जो सीकम वाला पार्ट होता है ना। प्रिवेंट कंटेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम बैकिंग अप इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, कर अकॉर्डिंग टू क्वालिटी गाइडेंस Q2 सिग्निफाइज, Q2 के बारे में बताओ, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, स्टेबिलिटी, एनालिटिकल वैलिडेशन है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, है ना। तो Q2 में आएगा एनालिटिकल वैलिडेशन, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ये तुम्हारी QICH Q गाइडलाइंस, इसमें Q1 Q2 ये इंपॉर्टेंट है, बन जाते हैं क्वेश्चन। Q1 स्टेबिलिटी टेस्टिंग आता है, Q2 एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, Q3 इम्प्योरिटीज के रिगार्डिंग है, Q4 में फार्माकोपिल हार्मोनाइजेशन, Q5 में क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, Q6 में स्पेसिफिकेशंस, Q7 में GMP आएगा, याद रखना। Q8 में फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, Q9 में क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, Q10 में फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, Q11 में डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। ओके, फॉलोइंग कंपोनेंट इन फंक्शनल फूड हेल्प इंप्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ। तो कौन से कंपोनेंट बताओ, फॉर प्रोबायोटिक्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव। तो तुम्हारे जो प्रोबायोटिक्स होते हैं फंक्शनल फूड में, वो डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं बच्चों। प्रोबायोटिक्स हमारे लाइव माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, यीस्ट होते हैं, जो व्हेन कंज्यूम्ड एडिक्वेट अमाउंट में as part of functional food like yogurt provide a significant health benefit particular to the digestive system. Okay, कहना सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंप्राइज ऑफ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन। तुमने पढ़ी है 4 होती है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होती है। कितने होते हैं टोटल, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बच्चों, ऑप्शन 2 हो जाएगा। सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन, और ये जो 4 चेन हेल्प टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस, और ये जो स्ट्रक्चर इनका वाई शेप स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का। ओके, कह रहे व्हाट डज GACP स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, है ना। तो GACP है गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिस होता है बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड हर्बल प्रोडक्ट डेवलपमेंट GACP स्टैंड्स फॉर गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिस। तो दिस रेफर्स टू रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स फॉर द कल्टिवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स टू इंश्योर द सेफ्टी, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ रिजल्टिंग herbal product. These guidelines help minimize contamination, control the growth and harvesting process from seeds to primary processing to ensure consistent active ingredients content and overall product quality. Okay, करें इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंथैल्पी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एंथैल्पी 0 पॉजिटिव या नहीं होती, नेगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या है कि भाई ये एनर्जी रिलीज हो रही है इन रिएक्शंस में इन द फॉर्म ऑफ हीट टू इट्स सराउंडिंग, है ना। चेंज इन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डिफाइंड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। तो कह रहे हैं क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट की लोअर टोटल एंथैल्पी होती है रिएक्टेंट से, रिजल्टिंग कंसिस्टेंटली नेगेटिव वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज, है ना। पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज होता है एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग से। ओके, कह रहे विच चैनल स्ट्रैटेजी मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर हाई मार्जिन स्पेशलिटी ड्रग्स के लिए, डायरेक्ट टू हॉस्पिटल सेल्स, डिस्काउंटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स या मास मार्केट रिटेल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट टू हॉस्पिटल सेल्स बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे फॉर हाई मार्जिन स्पेशलिटी ड्रग्स डायरेक्ट टू हॉस्पिटल सेल्स या हाईली कंट्रोल्ड एक्सक्लूसिव मॉडर्न ऑफर मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय कटिंग डाउन इंटरमीडियरीज, होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिड्यूस तो इसे रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड अलो
allow for direct relationship building with healthcare providers for complex products, ensuring brand controls and tailored service. Correct. Global acceptance of herbal drug standards is facilitated by traditional medicine registries, mutual recognition agreements, ICH harmonization efforts या नेशनल फार्माकोपिया. तो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा क्या, ऑप्शन 3 हो जाएगा ICH हार्मोनाइजेशन एफर्ट्स. कर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन अल्केन्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में. तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन है तो कंबशन रिएक्शंस होती है बच्चों. ठीक है. तो जो कर अल्केन रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, ये प्रोसेस हमारा कंबशन होता है. ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक होता है बच्चों, मीनिंग इट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज हीट एंड लाइट. फॉर दिस रिएक्शन एल्केन आर वाइडली यूज्ड एज फ्यूल्स, जैसे कि मीथेन इन नेचुरल गैस. ओके. नेक्स्ट है सिडोफोविर इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट, है ना. तो इसको किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों, इन्फ्लुएंजा ए के लिए, या फिर CMV साइटोमेगालो वायरस रेटाइनिटीज के लिए, हार्पी सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस C. ओके. तो इसको यूज़ करेंगे हम कहाँ पर, CMV. ऑप्शन जो है बच्चों क्या करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, साइटोमेगालो वायरस रेटाइनिटीज करेक्ट हो जाएगा हमारा. सिडोफोविर इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट CMV रेटाइनिटीज के लिए इसको यूज़ करते हैं बच्चों. ओके. तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया. ओके. तो ये हो गई आज की वीडियो के क्वेश्चंस. अभी जो बाकी के क्वेश्चंस है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ओके. तो ये आज हमने देख लिया, इसमें जो रेलवे का तुम्हारा पेपर था RRB फार्मासिस्ट 2025 के हमने क्वेश्चंस देखे इस पार्ट में, इस सीरीज़ के. ओके. ठीक है बच्चों. तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. ओके. थैंक यू सो मच.